मित्रों नमः शिवाय। जय बजरंगबली, जय बालाजी महाराज। आपके ऊपर, सबके ऊपर कृपा बनाए रखें। मित्रों, हर व्यक्ति अपने बारे में कुछ न कुछ जानना चाहता है और भविष्य में वो झांकता है, कुछ जानने का प्रयास करता है। और इसका एक माध्यम है, सबसे बड़ा माध्यम, हमारा ज्योतिष। ज्योतिष एक विज्ञान है। ज्योतिष के आधार पर हम भूत, वर्तमान, भविष्य सब कुछ का जानकारी जो है प्राप्त कर सकते हैं। मित्रों, यहाँ पर मैं एक निवेदन करना चाहूँगा आपसे कि लोगों की एक शिकायत होती है कि जो गोचर का विश्लेषण होता है और जो बताया जाता है वो फलीभूत नहीं होता। ऐसा क्यों? ये थोड़ा समझने का विषय है। मैं आपसे बड़े ही आग्रहपूर्वक कहना चाहूँगा कि सबसे पहले हमारी प्रथम कुंडली होती है जन्म कुंडली। कि जब कभी जन्म होता है उस समय ब्रह्मांड में कौन से ग्रह किस राशि पर हैं, किस स्थिति में हैं, उनका गोचर कहाँ हो रहा है, वही गोचर कुंडली जो है उस समय की जन्म कुंडली बन जाती है। और जन्म कुंडली में जन्म से लेकर के अंतिम समय तक किसी न किसी ग्रह की महादशा, अंतर्दशा चलती रहती है, जो हमारे जीवन में स्थायी रूप से प्रभाव डालते हैं। उसके पश्चात नवमांश कुंडली आती है। कभी कभी जन्म कुंडली में, लग्न कुंडली में बहुत अच्छे योग बने रहते हैं। गजकेसरी योग बन गया, लक्ष्मी योग बन गया, रोचक योग बन गया। ऐसे बहुत से सैकड़ों प्रकार के योग हैं जो जन्म कुंडली में बनते हैं। लेकिन वहीं जब हम नवमांश कुंडली को देखते हैं तो वहाँ पर वही शुभ योग जो है अशुभता में हो जाता है। फिर हमारी गोचर कुंडली है। तो गोचर कुंडली जो है ये वर्तमान स्थिति को दर्शाता है। इस समय कौन सा ग्रह किस राशि पर है, कब राशि परिवर्तन करेगा। अनेक अनेक राशि के जो लोग हैं उन्हें कैसा प्रभाव होगा। 9 ग्रह हैं। 9 ग्रह में 4 ग्रह ऐसे हैं जो लंबे समय तक किसी एक राशि में गोचर करते हैं। राहु, केतु, शनि और गुरु, ये 4 ग्रह जो हैं लंबे समय तक गोचर करते हैं। और 5 ग्रह जो हैं वो जल्दी जल्दी जो है राशि परिवर्तन करते हैं। जैसे सूर्य का 1 माह हो गया, बुध का 22-23 दिन हो गया, मंगल का 1.5 महीना हो गया। इस प्रकार से गोचर होता है। ये अस्थायी रूप से होता है क्योंकि बहुत कम समय के लिए होता है, अस्थायी रूप से होता है। लेकिन ये अस्थायी रूप से जो ग्रह गोचर करते हैं, यही ग्रह गोचर यदि हम अपनी लग्न कुंडली के अनुसार, लग्न राशि के अनुसार उसका विश्लेषण करें, अध्ययन करें, तो हमें बहुत अच्छे परिणाम मिलते हैं। ये विश्लेषण जो किया जाता है ये चंद्र राशि पर आधारित होती है। 9 ग्रह होते हैं। 9 ग्रहों में कुछ ग्रह योग कारक होते हैं और कुछ मारक होते हैं। योग कारक ग्रह का अर्थ हुआ कि उनकी महादशा, अंतर्दशा और गोचर में जब वो ग्रह आते हैं तो हमें शुभ परिणाम देते हैं, अच्छा फल प्रदान करते हैं। मारक का अर्थ हुआ कि ये समस्या देने वाले ग्रह होते हैं। उनकी महादशा, अंतर्दशा में
समस्याएं आती हैं। लेकिन हमेशा यदि सच में आप जानना चाहते हैं कि किस ग्रह की महादशा, अंतर्दशा या गोचर हमारे लिए कैसा होगा, तो मित्रों 5 कुंडली कम से कम देखनी पड़ती है। 5 कुंडली में प्रथम कुंडली जन्म कुंडली हो गई, नवमांश कुंडली हो गई, चंद्र राशि पर आधारित गोचर कुंडली हो गई, सर्वाष्टक वर्ग सारणी और भिन्नाष्टक सारणी। ये 5 कुंडली को देखे बिना हम किसी निर्णय पर नहीं पहुंच पाते हैं। अतः मैं आपसे ये कहना चाहूंगा कि सिर्फ एक कुंडली को देख करके संतुष्ट नहीं होना चाहिए कि हम लग्न कुंडली की महादशा अंतर्दशा को देख लें या गोचर में देख लें और हम प्रसन्न हो जाएं, और हम ग्रहों से अपेक्षा रख लें कि ये इस समय से इस समय तक ये समय जो है मेरे लिए महत्वपूर्ण होगा, तो शायद गलत होता है। गोचर में चल रहे ग्रहों की स्थिति जन्म कुंडली में क्या है, महत्वपूर्ण बात है ये। फिर जैसे आज जो मेरा विषय है मकर लग्न को लेकर के है, तो मकर लग्न तो ठीक है, 12 लग्न, 12 राशियां और 12 भाव और 9 ग्रह, ये जन्म कुंडली है। तो लग्न तो कुछ भी हो सकता है। तो मान लेते हैं कि यहां पर मकर लग्न की कुंडली है, तो मकर लग्न के जो जातक है, यह चंद्र राशि पर आधारित मकर राशि है, पर मकर लग्न की कुंडली में शेष 12 भाव जो हैं, तो ये जरूरी नहीं है कि चंद्रमा यहीं पर बैठे हों। अगर यहां बैठे हैं तो ये मकर लग्न मकर राशि दोनों हो गया, पर चंद्रमा सप्तम भाव में, कर्क राशि में भी बैठ सकते हैं, दशम में भी बैठ सकते हैं, इन भावों में कहीं भी बैठ सकते हैं। चंद्रमा जिस राशि पर बैठेगा, जिस ग्रह पर बैठेगा वही राशि बन जाती है। इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए। इसलिए मैं कहता हूं कि लग्न राशि के आधार पर गोचर को देखें, अच्छे परिणाम देखने को प्राप्त होंगे और किसी हम अंतिम निर्णय पर पहुंच सकते हैं कि ग्रह शुभ है तो उसकी शुभता को हम कैसे बढ़ाएं, अशुभ है तो अशुभ फल देने वाले ग्रहों को हम शांत कैसे करें, ग्रहों को अपने अनुकूल हम कैसे बनाएं, ये सब कुछ पता चल जाता है। तो मेरा बार बार आपसे यही प्रार्थना है कि वीडियो के माध्यम से आप इस ज्ञान को अपने पास रखें और लोगों को भी शेयर करें। ये वर्षों के अनुभव की बात होती है, इसका ज्ञान हर सनातनी व्यक्ति को होना चाहिए, जिससे उसका रास्ता सही रहे, भटके ना वो। किसी अनुभवी ज्योतिषी से भी आप अपनी जन्म कुंडली दिखा सकते हैं, जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। चलिए अब आते हैं विषय पर। मकर लग्न मकर राशि चंद्र राशि पर आधारित विश्लेषण। मकर राशि के जो जातक हैं 16 दिसंबर 2025 से लेकर 14 जनवरी 2026 तक बहुत ही सुंदर, बहुत ही महत्वपूर्ण गोचर, दो विपरीत राजयोग का बनना, ग्रहों का आपस में दृष्टि संबंध बनना, ऐसा गोचर जो है हमेशा नहीं बनता। मकर राशि के लोगों की कुंडली में, जन्म कुंडली में
चंद्र राशि पर आधारित कुंडली में ये जो गोचर बन रहा है ये बहुत ही महत्वपूर्ण। संक्षेप में अगर बोलें, सुख, वैभव, श्री संपदा, यश, कीर्ति, आयु, स्वास्थ्य सब कुछ प्रदान करने वाला योग बना हुआ है। काफी समय से जो उलझनें चल रही थी, समस्याएं चल रही थी, उनके अंत होने का समय है। ये 1 महीना विशेषकर मकर संक्रांति तक, 14 जनवरी तक बहुत ही उत्तम। पर इस उत्तम को हम विशेष कैसे बनाएं, इस उत्तम का फल हम कैसे प्राप्त करें, इसकी जानकारी आपको होनी चाहिए। चलिए विषय पर आते हैं। 9 के 9 ग्रह हैं। सभी ग्रहों को लेकर के मैं आपसे बातें करूंगा, समझाने का प्रयास करूंगा। हमारे जागरूक दर्शक जो हैं काफी समझदार हैं, बहुत कुछ जानते हैं, लेकिन समझाने का प्रयास मेरा थोड़ा सा होगा। वीडियो को पूरा देखें, अंत तक देखें। अभी व्यस्त हैं तो जब समय मिले तब देखें, तभी आप कुछ समझ पाएंगे और कुछ कर पाएंगे, लाभ ले पाएंगे। आगे पीछे करके वीडियो ना देखें। आधा ज्ञान हमेशा दुखदाई होता है, इसलिए मैं बार बार कहता हूं कि वीडियो को पूरा देखें। और जब आपको अच्छा लगे कि ये दिशा आपके लिए सही है तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें। चलिए आते हैं विषय पर। सबसे पहले हम सूर्य की बात करते हैं। सूर्य और चंद्र की एक एक राशि है। सूर्य देव की सिंह राशि है और चंद्रदेव की एक राशि कर्क राशि। बाकी जो ग्रह हैं उनकी 2-2 राशियां हैं। तो यहां पर सूर्य देव आपकी जन्म कुंडली में अष्टम भाव के स्वामी हैं। 6, 8 और 12 ये 3 भाव अशुभ भाव होते हैं। ये हमेशा अशुभ फल देने वाले होते हैं। और पूरी कुंडली की मैं अगर बात करूं तो ये अष्टम भाव जो होता है, हमारे जीवन में जितनी भी समस्याएं आती हैं, किसी भी प्रकार की समस्या, वो अष्टम भाव ही उसका जन्मदाता होता है। तो अष्टम भाव जो होता है पूरी कुंडली में सबसे ज्यादा अशुभ होता है। आयु मृत्यु का भाव है, संकट कष्ट का भाव है। यहां पर सूर्यदेव बैठे हैं, तो जब यहां पर सूर्यदेव की राशि है तो सूर्य की का भाव हो गया ये। तो यहां पर सूर्यदेव को अशुभ फल देना चाहिए। स्वास्थ्य को लेकर के, कर्ज को लेकर के, माने कोई भी समस्या आप अपने मस्तिष्क में लाइए तो यहां पर तो ये होना चाहिए। लेकिन परिवर्तन कैसे होता है, ग्रहों की चाल, ग्रहों का जो गोचर है, वो अशुभ ग्रह भी शुभ फल देने में असमर्थ हो जाता है। वो देता है, वो देना पड़ेगा। असमर्थ तो यहां हो गया वो, लेकिन समर्थ हो गया योग बनने से। देखिए यहां पर सिंह राशि है, सूर्यदेव इसके स्वामी हैं, और सूर्यदेव यहां से निकल करके और द्वादश भाव में बैठ गए। द्वादश भाव भी अशुभ और अष्टम भाव भी अशुभ। आयु मृत्यु का जो भाव है उसके स्वामी मोक्ष के भाव में बैठ गए। अशुभ से अशुभ हो गया, ये मारक ग्रह हो गया। लेकिन यहां पर सूर्यदेव की बड़ी कृपा हो गई। 16 दिसंबर 2025 को राशि परिवर्तन, खरमास माह का प्रारंभ,
14 जनवरी तक। तो यहां पर सूर्यदेव बैठ गए द्वादश भाव में, धनु राशि में। तो सूर्यदेव क्या करेंगे, यहां पर देखिए, जब 6, 8, 12 का स्वामी 6, 8, 12 में ही बैठ जाता है तो ये विपरीत राजयोग बन जाता है, महत्वपूर्ण योग बन गया। तो जहां पर सूर्यदेव को अशुभ फल देने से वहां सूर्यदेव की कृपा प्राप्त होने लगी, शुभ फल हो गया। दूसरा, अब ये तो सूर्य की बात है जो आपके लिए बहुत ही अच्छे परिणाम देने वाले हैं, लेकिन विपरीत राजयोग कब फलीभूत होता है, अच्छे परिणाम होते हैं, जब जन्म कुंडली का लग्नेश लग्न भाव बली हो, अंश बल से भाव बल से बली हो, तो ये विपरीत राजयोग अच्छे परिणाम देता है। और बहुत से लोग ऐसे होंगे जिनकी जन्म कुंडली में सूर्य की महादशा या सूर्य की अंतर्दशा भी चल रही होगी, इसका भी अध्ययन कर लेना चाहिए। एक पहला ग्रह, आगे भी इसी ग्रह को लेकर के मैं आगे भी बात करूंगा। बहुत स्थिर मस्तिष्क से मैं विश्लेषण कर रहा हूं, समझने का प्रयास कीजिएगा, आप समझ लेंगे, आप वीडियो देख लेंगे, मेरी मेहनत सार्थक हो जाएगी, अच्छा लगेगा मेरे को। अब सूर्यदेव यहां पर जब बैठ गए तो सूर्य की साथ जो है मंगल देव हैं, ये भी द्वादश भाव में है। तो धनु राशि में मंगल देव जो है 7 दिसंबर 2025 को राशि परिवर्तन करते हैं। अब ये सूर्य और मंगल दोनों ग्रह जो हैं ये अग्नि तत्व ग्रह हैं। धनु राशि जो है अग्नि तत्व राशि है, तो यहां तो विस्फोटक की स्थिति हो गई। अब मंगल देव यहां पर तो कुछ ना कुछ उत्पात मचाएंगे। सूर्य की तो मैं आपको बता दिया कि सूर्य आपके पक्ष में है, पर मंगल यहां पर द्वादश भाव में बैठ करके उत्पात मचाएंगे, समस्याएं देंगे। द्वादश भाव जो होता है हमारा विदेश का भाव होता है, व्यय का भाव होता है, खर्चों का भाव होता है। तो यहां पर व्यय, हॉस्पिटल का खर्च, कोर्ट कचहरी का खर्च, एक्सीडेंट हो गया, गाड़ी टूट फूट गई, उसका खर्च, अनायास जो अनचाहे खर्च हमारे जीवन में आ जाते हैं, ये उसका भाव है। पर यहीं पर ये विदेश का भी भाव है, तो विदेश से जुड़े जो लोग हैं उनके लिए अच्छा हो जाता है, अच्छे परिणाम होते हैं। तो मंगल देव यहां पर बैठ करके उत्पात मचाने का प्रयास करेंगे, लेकिन शायद मंगल भी अनुकूल हो जाएंगे। अब मंगल कैसे अनुकूल होंगे? सबसे पहले तो मंगल देव जो हैं इनकी 2 राशियां हैं, एक मेष राशि जो 4थे भाव में है और दूसरी वृश्चिक राशि जो एकादश भाव में है। तो कोई भी ग्रह अपनी राशि को खराब नहीं करता। तो 4थे भाव से संबंधित प्रॉपर्टी, मकान, वाहन से संबंधित लाभ प्राप्त होगा मकर राशि के जातकों को, आय में वृद्धि होगी मकर राशि के जातकों को। और इसके आगे चलते हैं, कैसे फल देंगे ये? द्वादश भाव में तो बैठे हैं, अपनी राशि को ठीक है वो बल दे दिए, लेकिन यहां पर मंगल और क्या करने वाले हैं? तो मंगल की दृष्टियां भी हैं, हर ग्रहों की दृष्टि है। तो मंगल को 2 दृष्टियां अतिरिक्त प्राप्त है, 7वीं दृष्टि तो सभी की है। तो मंगल की 4थी, 7वीं और 8वीं ये 3 दृष्टियां हैं। 4थी दृष्टि कहां पड़ रही है? अभी यहां पर मंगल है, तो 4थी दृष्टि शनि के ऊपर पड़ रही है। शनि देव आपके लग्नेश भी हैं और धन भाव के भी स्वामी धनेश भी हैं। लग्नेश और धनेश के साथ साथ ये मीन राशि में गोचर कर रहे हैं, शनि की 7.5 चल रही है।
दूसरा चरण चल रहा है। शनि महाराज 28 नवंबर 2025 को मार्गी हुए हैं। तो जब मार्गी हुए हैं तो अंश बल से अभी ये कमजोर हैं, तो जितनी शक्ति होनी चाहिए शुभ या अशुभ फल देने के लिए वो शक्ति प्राप्त नहीं है शनिदेव को। और शनिदेव जो हैं तीसरे, छठे और 11वें, इन 3 भावों में उत्तम फल प्रदान करते हैं। तो आपकी जो लग्न शनिदेव हैं वो तीसरे भाव में हैं। तीसरे भाव में साथ साथ मंगल की चौथी दृष्टि पड़ रही है और शनिदेव की 10वीं दृष्टि जो है मंगल के ऊपर पड़ रही है। शनि और मंगल शत्रु ग्रह हैं, पर दृष्टि पड़ जाने के कारण समभाव हो जाता है, एक दूसरे की क्षति नहीं पहुंचाते हैं। यह भी एक विशेष सुंदर दृष्टिकोण बन गया इनका। शनि की दृष्टि मंगल के ऊपर और मंगल की दृष्टि शनि के ऊपर, बहुत अच्छी बात है। तो यहां पर मंगल जो है यदि कुछ करना चाहते थे तो शनि यहां पर दृष्टि डाल रहे हैं। शनि की मंगल की दृष्टि शनि और शनि की दृष्टि मंगल के ऊपर, यह हुआ। अब हम मंगल के बाद बुध की बात करते हैं। तो बुध देव अभी वर्तमान में कहां पर है? एकादश भाव में। एकादश भाव में बुध जो है वृश्चिक राशि में है। ये 29 तारीख को इनका भी राशि परिवर्तन हो जाएगा इसी माह में। तो जब यहां पर बुध देव मंगल और सूर्य के साथ यहां पर आ जाएंगे तो बुध देव छठे भाव के स्वामी है, मिथुन राशि के। मिथुन राशि और कन्या राशि, नवम भाव और छठा भाव इसके स्वामी है। तो फिर वही स्थिति आ गई कि 3, 6, 12 के स्वामी यदि इन्हीं भावों में बैठ जाते हैं तो विपरीत राजयोग बन गया। तो जब बुध यहां पर से निकल करके यहां आ जाएंगे तो छठे भाव के स्वामी भी यहां पर बैठ करके विपरीत राजयोग बना दिए। कितना अच्छा विश्लेषण जा रहा है, बड़ा ही महत्वपूर्ण। तो डबल विपरीत राजयोग बन गया, एक सूर्य का बन गया, एक बुध का बन गया। यह महत्वपूर्ण हो गया। अब देखिए बुध के बाद हम गुरु की बात करते हैं। तो गुरु अभी मिथुन राशि में छठे भाव में है। तो छठे भाव से लेकर के गुरु की 7वीं दृष्टि जो है, 7वीं दृष्टि जो है, पहली दृष्टि हम ले लेते हैं 5वीं दृष्टि गुरु की। गुरु की भी 3 दृष्टियां हैं, 5, 7, 9। तो गुरु की जो दृष्टि होती है अमृत दृष्टि होती है। जहां भी गुरु की दृष्टि पड़ती है वो राशि, वो भाव पवित्र हो जाता है, गंगा जल की तरह पवित्र हो जाता है। तो गुरु छठे भाव में मिथुन राशि में बैठ करके और 5वीं दृष्टि से 10वें भाव को देख रहे हैं। शुक्राचार्य जी की राशि है ये तुला राशि। इस भाव से संबंधित जो फल हैं, जो मकर राशि के जो जातक है, ये पूरा विश्लेषण उनके लिए है। जो लोग राजनीति से जुड़े हैं, उद्योगपति हैं, उच्च पद में विराजमान हैं, ऐसे व्यक्तियों सामाजिक प्रतिष्ठा उनकी वृद्धि होगी। मकर राशि के जो जातक हैं तो गुरु की कृपा 5वीं दृष्टि यहां पर भी पड़ रही है। माने आप समझने का प्रयास कीजिएगा कितने भाव प्रभावित हो रहे हैं और कितने ग्रह जो हैं अनुकूल ग्रह तो आपको शुभत्व प्रदान कर ही रहे हैं, पर जो ग्रह अनुकूल नहीं हैं वो भी ऐसे योग बना करके आपको शुभता प्रदान कर रहे हैं। अब गुरु की 7वीं दृष्टि जो है पड़ रही है यहां, जहां सूर्य मंगल पहले से बैठे हैं। बुध भी आ जाएंगे 29 तारीख को 3 ग्रह, फिर शुक्र आ जाएंगे 20 तारीख को 4 ग्रह। तो यहां पर 7वीं दृष्टि पड़ रही है। तो जैसा मैंने पहले कहा
कि गुरु की दृष्टि अमृत दृष्टि होती है। तो जब गुरु की 7वीं दृष्टि सूर्य मंगल के ऊपर पड़ेगी, बुध के शुक्र के ऊपर पड़ेगी, तो फिर गुरु की दृष्टि के सामने कोई दृष्टि काम नहीं आती, गुरु ही महत्वपूर्ण हो जाते हैं। तो सूर्य देव की अशुभता, मंगल देव की अशुभता, बुध देव की अशुभता समाप्त करके और जो विपरीत राजयोग बना हुआ है उस फल को अधिक से अधिक मात्रा में प्रदान करने की कृपा करेंगे। ये गुरु की कृपा हो गई। अब यहां पर सूर्य मंगल की जो 7वीं दृष्टि है वो गुरु के ऊपर भी पड़ रही है। तो गुरु मंगल सूर्य का दृष्टि संबंध भी बन रहा है, शनि मंगल का दृष्टि संबंध बन रहा है। मैंने पहले ही कहा ना कि कई ग्रहों के दृष्टि संबंध बढ़ रहे हैं, और जब एक शत्रु एक मित्र अलग अलग जो दो ग्रह होते हैं जो आपस में दृष्टि संबंध, राशि परिवर्तन संबंध बनाते हैं, तो वो सम हो जाते हैं, एक दूसरे का नुकसान नहीं करते हैं। और फिर गुरु की दृष्टि पड़ जाने से बड़ा ही महत्वपूर्ण भाव हो जाता है। अब गुरु के बाद हम शुक्र को ले लेते हैं। तो शुक्र 20 तारीख को यही धनु राशि में आ जाएंगे, तो गुरु की दृष्टि में आ जाएंगे। शुक्र की दृष्टि गुरु के ऊपर पड़ जाएगी। कितने अच्छे योग बन रहे हैं, सोचिए आप। इसीलिए मैंने आपसे कहा कि ऐसे योग जो हैं, ऐसा गोचर जो है कभी कभी बनता है, और इसकी जानकारी आम लोगों को न होने के कारण ऐसे शुभ समय से वंचित रह जाते हैं अज्ञानता के कारण। छोटे छोटे उपाय करके आप घर में मंत्रों का जाप करके, रुद्राक्ष धारण करके इन्हें अनुकूल बना सकते हैं। 65-66 करोड़ लोग एक राशि में आते हैं। अब 65-66 करोड़ लोगों को यह फायदा तो नहीं होगा। तो जब तक जन्म कुंडली, गोचर कुंडली, नवमांश कुंडली जो मैंने 5 कुंडली बताई है, उनका जब तक अध्ययन नहीं होता तब तक हम किसी निर्णय पर नहीं पहुंच पाते। तो यह हो गया दृष्टि संबंध और विपरीत राजयोग। अब आते हैं शनि की बात यहां करते हैं। तो शनि की बातें मैंने संकेत में कर ली है। तो यहां पर ये परिश्रम का भाव है, मेहनत का भाव है। परिश्रम तो हर क्षेत्र में करनी पड़ती है, पर उसका जिसका फल नहीं मिल रहा था मेहनत करने के पश्चात भी, मकर राशि के लोग मेहनत कर रहे थे, लेकिन अब वो स्थिति नहीं रहेगी। समस्याएं कम होंगी, मेहनत का फल प्राप्त होगा। राहु की बात करते हैं तो राहु देव जो है धन भाव में बैठे हैं, कुंभ राशि में बैठे हैं। तो यहां पर भी देखिए राहु धन इकट्ठा करेंगे, अचानक धन प्राप्त करेंगे। केतु यहां पर बैठे हैं। केतु का भी गोचर मंगल और केतु का लगभग 100 स्वभाव रहता है। अब केतु की दृष्टि जो है द्वादश भाव में पड़ रही है, मंगल और सूर्य के ऊपर। बड़ा महत्वपूर्ण महीना जो कहा जाए। इसके बाद 14 जनवरी के बाद मकर राशि के लिए इतने अच्छे योग बन रहे हैं, वो वीडियो भी आपको समर्पित करूंगा। समय के पहले समर्पित होगा। उसके लिए क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, आपसे बातें करूंगा। मैं एक एक व्यक्ति से बात करूंगा, समय जो भी लगे। मेरा एक अपनी भावना है, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया। मनुष्य का जन्म सुख भोगने के लिए हुआ है, दुख भोगने के लिए नहीं। लेकिन हमारे जीवन में अनचाही समस्याएं आ जाती हैं। क्यों? हमारे किसी भी जन्म के जन्म जन्म के संचित कर्मों का जो फल है, जो कष्ट के रूप में हमारे जीवन में दिख रहा है, उससे हमको मुक्ति पानी चाहिए। ग्रह एक संकेत देते हैं। ग्रह ईश्वर से जुड़े हुए हैं। ईश्वर और ग्रहों के प्रति आस्था और विश्वास
से ही हम विजय प्राप्त कर सकते हैं। मित्रों, ये विश्लेषण आपको कैसा लगा ये तो आप ही बताएंगे। और आप अपनों की या किसी की जन्म कुंडली दिखाना चाहते हैं, विश्लेषण कराना चाहते हैं, जन्म कुंडली के अनुसार आपके जीवन में, मैं जीवन की बात कर रहा हूं, 0 से लेकर के 20 वर्ष, 20 वर्ष से लेकर 40 वर्ष, 40 से लेकर 60 वर्ष, 60 से लेकर 80 वर्ष तक, 80 वर्ष से ऊपर हमारा जीवन कैसा होगा। हमारी जन्म कुंडली में सबसे खराब ग्रह कौन सा है। कहीं ऐसा तो नहीं कि उसी ग्रह के कारण अनेक समस्याएं आ रही हैं जो लोग नहीं जान पाते। सिर्फ डिग्री देख लिए, भाव बल देख लिए, किसी से पूछ पाछ करके कोई रत्न धारण कर लिए, लेकिन खराब ग्रह को ठीक करना, शांत करना, क्योंकि वो हमेशा किसी न किसी ग्रह के साथ अंतरदशा महादशा में वो ग्रह आएगा ही, और जब जब वो आएगा तब तब समस्याएं हमारे जीवन में खड़ी होंगी। उसके लिए हमें क्या कर लेना चाहिए, हमारा स्वास्थ्य कैसा होगा, धन कैसा होगा, जीवन में मेहनत कितनी करनी पड़ेगी, हमारा स्वयं का मकान वाहन होगा नहीं होगा, कितना होगा, किस मात्रा में होगा, हमारी शिक्षा दीक्षा, हमारे संतान की शिक्षा दीक्षा, हमारे प्रेम संबंध, लव मैरिज, अरेंज मैरिज, शेयर मार्केट, म्यूचुअल फंड, इन्वेस्टमेंट, राजनीति, बड़े पर्दे के कलाकार, टीवी के कलाकार, गीतकार, संगीतकार, लेखक, हम किस रोग से पीड़ित होंगे, कर्ज कैसा होगा, कर्ज होगा नहीं होगा, होगा तो कैसे पटेगा, नौकरी हमें मिलेगी नहीं मिलेगी, सरकारी नौकरी मिलेगी या प्राइवेट नौकरी, हमारा दाम्पत्य जीवन कैसे होगा, प्रेम विवाह या अरेंज मैरिज, हमारा लाइफ पार्टनर कैसे होगा, भाग्य हमारा कितना साथ देगा, हम किस क्षेत्र में काम करेंगे, हमारे पास धन कितना आएगा, खर्च कैसे होगा, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, जीवन के पुरुषार्थ, बहुत से प्रश्न हैं मित्रों, बहुत से प्रश्न हैं जो आपकी कुंडली से जानकारी प्राप्त होती है, और किस क्षेत्र में कब कब क्या क्या होगा, इसीलिए उसको जन्म कुंडली कहा जाता है। तो बाल्यावस्था से लेकर के और वृद्धावस्था तक हमारे पास कितना धन होगा, बुढ़ापे में कहीं ऐसा तो नहीं कि हमें किसी के आश्रित रहना पड़ेगा। हर आदमी यही चाहता है कि मेरे पास इतना पैसा रहे कि बुढ़ापा मेरा अच्छे से कट जाए। अपना नाम, जन्म तारीख, जन्म समय, जन्म स्थान व्हाट्सएप मैसेज कर दीजिए, और एक प्रार्थना मेरी, आप फोन में बात कीजिए, मैसेज कीजिए, आपका स्वागत है, अभिनंदन है। नंबर इसीलिए दिया गया है कि आप मुझसे संपर्क कर सकें और मैं आपसे संपर्क कर सकूं। पर जीवन में कितनी भी बड़ी समस्या हो, आप अपनी समस्याओं को गोपनीय रखें। मैं हर वीडियो में यही प्रार्थना करता हूं, अपनी समस्याओं को गोपनीय रखें, और कुंडली अध्ययन करने के पश्चात, विश्लेषण करने के पश्चात मैं आपसे बातें करूंगा। इसके बाद भी यदि कोई प्रश्न शेष रह जाता है, उसकी भी बात भी मैं आपसे करता हूं। पुनः आपसे निवेदन तो मैं कर सकता हूं ना, निवेदन को स्वीकार करना या न करना ये आपके ऊपर निर्भर करता है। देखिए मित्रों, ज्ञानवर्धक वीडियो इसे आप लाइक कर लीजिए, यही निवेदन है मेरा। शेयर कर दें, यही निवेदन है मेरा। निवेदन स्वीकार नहीं करेंगे कोई बात नहीं, तब भी ईश्वर आपको सब कुछ प्रदान करे जो आपकी इच्छाएं हैं। शेयर करने में, लाइक करने में कोई धन खर्चा नहीं होता। भद्दे भद्दे वीडियो
लोग देखते हैं और उसे लाइक करते हैं, शेयर करते हैं, लेकिन ये तो धर्म से जुड़ा कार्य है। कितने लोगों का कल्याण हो जाता है, भला हो जाता है। तो इसे मेरे निवेदन को स्वीकार करते हुए आप लाइक कर लीजिए। आपका आभार। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। नमः शिवाय। जय बजरंगबली। जय बालाजी महाराज।